तुम कौन हो और इस बियाबान जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। मेरा कोई घर भी नहीं है जो मैं वहाँ चली जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि ईश्वर मुझे इस दुनिया से उठा ले ताकि मुझे इस दुख भरे जीवन से छुटकारा मिल जाए। ऐसा मत कहो, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो और जब तक चाहो वहाँ रह सकती हो। मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, और अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो तुम्हारे बीवी बच्चे मुझे देखकर क्या सोचेंगे? तुम परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारी तरह अनाथ हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी माँ का देहांत हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। चंदन के बहुत समझाने पर वो लड़की चंदन के साथ उसके घर चली जाती है। उस लड़की को चंदन के साथ रहते रहते एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन चंदन उस लड़की से कहता है, तुमने मुझे आज तक अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम तुलसी है। अरे वाह तुलसी, नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। वैसे तुम्हारा नाम तुलसी किसने रखा था? मेरा नाम मेरी माँ ने रखा था। मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती थी। वो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रहती थी। मेरी माँ चाहती थी कि वो मेरी शादी किसी ईमानदार और सीधे सच्चे आदमी से करेगी। भले ही उस आदमी के पास दौलत ना हो, लेकिन वो ईमानदार होना चाहिए। तुलसी, तुम्हारी माँ सही कहती थी। इंसान के पास भले ही धन दौलत ना हो, लेकिन वो ईमानदार होना चाहिए। धन दौलत का क्या है, वो तो आज है, कल नहीं। चंदन, मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए एक हफ्ता बीत चुका है। तुम बहुत ईमानदार और भले इंसान हो। मैंने अभी तक तुम्हारे जैसे ईमानदार और भला इंसान नहीं देखा। मेरी माँ भी मेरे लिए तुम्हारे जैसा सज्जन और ईमानदार पति चाहती थी। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी बनाओगे चंदन? तुलसी, सच बात तो ये है कि मैं भी तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी की तलाश थी जो चरित्रवान हो और अपने पति से प्रेम करती हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने को तैयार हूँ तुलसी। अगले दिन दोनों बड़े ही सादा तरीके से शादी कर लेते हैं। चंदन अपनी पत्नी तुलसी से बहुत प्रेम करने लगा था, जबकि तुलसी चंदन से दिखावटी प्रेम करती थी। उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने चंदन से मीठी मीठी बातें करके उसे विश्वास दिलाया कि तुलसी एक बहुत अच्छी पत्नी है। उसके इस दिखावे को चंदन सच मान लेता है। उसे लगता था कि पूरे गांव में सबसे अच्छी और पतिव्रता स्त्री उसकी पत्नी ही है, इसलिए वो अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा करने लगा था। चंदन की पत्नी जानती थी कि उसका पति उस पर दिलो जान से मरता है और उस पर पूरा भरोसा करता है। एक दिन चंदन की पत्नी ने सपना देखा। सपने में उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया है। जब उस भिखारी ने आवाज लगाई तो उसकी पत्नी थाली में अनाज लेकर भिखारी को देने के लिए दरवाजे पर गई। चंदन की पत्नी ने भिखारी की झोली में भीख डाली तो उसकी एक उंगली भिखारी के हाथ से छूट गई। अगले दिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी, और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। तुलसी सोकर उठी तो उसने सुबह सुबह अपने पति से कहा, स्वामी, कल मेरे साथ एक बहुत ही अजीब घटना घट गई जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उस घटना को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ। अपनी पत्नी को इस तरह दुखी होते हुए देख चंदन उससे पूछने लगा, अरे भाग्यवान, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी घबरा रही हो? तुम्हारे मन में जो भी बात है
तुम बेफिक्र होके मुझे बता दो। स्वामी, आज रात मैंने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में एक बड़ी ही विचित्र बात हुई। मैंने देखा कि हमारे घर के दरवाजे पर एक भिखारी भीख मांगने आया है। उसने जब भीख मांगने के लिए आवाज लगाई तो मैं एक थाली में अनाज लेकर उसके पास पहुंच गई। जब मैंने उसकी झोली में अनाज डाला तो मेरी एक उंगली उसके हाथ को छू गई। बस इसी बात को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और ऐसी स्त्री को किसी भी पराये पुरुष से स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन धोखे से मेरी उंगली उसके हाथ से छू गई तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। यही सोचकर मैं बहुत ही परेशान हूँ। अब तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, क्योंकि कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है कि वो सपने में भी किसी पराये पुरुष के बारे में ना सोचे, लेकिन मैंने तो उसे छू दिया। इसलिए हे स्वामी, मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरी उस उंगली को काट दीजिए जिस उंगली ने उस भिखारी को छुआ है, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर चंदन सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा, अगर इसकी उंगली किसी पराये पुरुष से छू गई है और ये उंगली कटवाने की बात कर रही है तो सच में ही ये बहुत ही पतिव्रता स्त्री है। चंदन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। फिर उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तुम एक पतिव्रता स्त्री हो। यदि सपने में भिखारी को भीख मांगते हुए धोखे से तुम्हारी उंगली उससे छू गई है तो इसमें कोई अपराध वाली बात नहीं है। तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं तुम्हारी उंगली नहीं काटूंगा। तुम मेरी नजर में अभी भी पतिव्रता हो और तुम्हारा पतिव्रता धर्म बरकरार है। इस तरह चंदन ने अपनी पत्नी को समझा दिया और उसकी बहुत प्रशंसा करने लगा। उसे अपनी पत्नी पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। अब चंदन को अपनी पत्नी पर और भी ज्यादा विश्वास हो गया। अब चंदन पूरे गांव में अपनी पत्नी की तारीफ करता फिरता। वो अपने मित्रों और दोस्तों से कहता, भाइयों, जैसी पत्नी मेरी है वैसी पत्नी नसीब वालों को ही मिलती है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा काम किया था जो मुझे इतनी समझदार और अच्छे विचारों वाली पत्नी मिली है। चंदन अपनी पत्नी का और भी ज्यादा आदर सम्मान करने लगा था। एक दिन की बात है जब तुलसी ने खाना बनाया और बड़े ही प्यार से चंदन को खिलाया। उसके बाद वो अपने पति से कहने लगी, स्वामी, मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े नहीं है, इसलिए मैंने रतन चाचा से 2 जोड़ी कपड़े खरीद लिए। आप एक काम कीजिए, ये कपड़े किसी अच्छे दर्जी से सिलवा लाइए। मैंने सुना है गांव में एक बहुत अच्छा दर्जी है। गांव की सभी मालदार औरतें उसी से अपने कपड़े सिलवाती हैं। आप मेरे कपड़े भी उसी दर्जी से सिलवा लाइए। भाग्यवान, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी बाजार जाकर उस दर्जी से तुम्हारे कपड़े सिलवा लाता हूँ। लाओ, मुझे वो कपड़े दे दो जो तुम आज खरीद कर लाई हो। तुलसी अपने कपड़े एक झोले में रख कर चंदन को दे देती है। कपड़े लेकर चंदन खुशी खुशी बाजार की तरफ चल देता है। जब वो दर्जी की दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि दर्जी की दुकान बंद है। फिर वो एक आदमी से पूछने लगा, भैया, ये दुकान बंद क्यों है? अरे मैं क्या जानूं ये दुकान बंद क्यों है। इसके मालिक से जाकर पूछो, वही इसे बंद करके गया है। तो भाई, इस दुकान के मालिक का घर बता दो, मैं उसी से पूछ लूंगा। वो सामने वाला घर इस दुकान के मालिक का ही है। जाओ और जाकर मालूम कर लो आखिर क्यों बंद है ये दुकान। फिर चंदन दर्जी के घर चला जाता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी के कपड़े दर्जी के हाथ में थमा देता है और कहने लगता है, भाई, ये मेरी पत्नी के कपड़े हैं, इन्हें जल्दी से जल्दी सिलकर मुझे दे दो। भाई, कपड़े ऐसे थोड़ी ही सिलते हैं कि तुम घोड़ी पे सवार होकर आओ और मैं तुम्हें छू मंतर करके कपड़े सिलकर दे दूं। अरे थोड़ा वक्त लगता है, तुम्हें ये कपड़े 2 दिन बाद मिलेंगे। अगर सिलवाने हो तो कपड़े दे दो, वरना कहीं और सिलवा लो। मेरे पास जल्दबाजी का काम नहीं है, यहाँ तसल्ली पूर्वक काम किया जाता है। अरे भाई, नाराज क्यों होते हो? 2 दिन बाद दे देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। दर्जी ने चंदन से कपड़े लिए और तुलसी के बताए नाप के हिसाब से कपड़े को काट छाट दिया
और जो उसके कपड़े की कतरन बची वो कतरन चंदन को देते हुए कहा, लो भाई, ये कपड़ा आपका बच गया है, इसे तुम अपने घर ले जा सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ईमानदारी से काम होता है। मैं अपने यहाँ किसी के कपड़े की एक कतरन भी नहीं रखता। दर्जी की ये बात सुनकर चंदन को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगा, ऐसा ईमानदार और सच्चा दर्जी तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये किसी के बचे हुए कपड़े की एक कतरन तक अपने पास नहीं रखता है। आज मुझे पता चला कि इस दुनिया में बहुत ईमानदार लोग हैं। भाई, मैं भला इस कतरन का क्या करूंगा? आप इस कतरन को अपने पास ही रख लीजिए। ये कतरन आपके कुछ ना कुछ काम तो आ ही जाएगा। अरे भाई, तुम्हारे लिए मैं अपना नियम नहीं बदल सकता। मैं कपड़े की कतरन अपने पास नहीं रखता हूँ, इसीलिए तुम ये कतरन अपने घर ले जाओ, तभी मैं आपकी पत्नी के कपड़े सिलूंगा। चंदन के कई बार समझाने पर भी जब दर्जी नहीं माना तो चंदन ने वो बचा हुआ कपड़ा लिया और अपने घर की ओर चल दिया। जब चंदन अपने घर की तरफ जा रहा था तो वो सोच रहा था, इस दुनिया में एक से बढ़कर एक ईमानदार लोग आज भी मौजूद हैं। ये दर्जी तो मेरी पत्नी से भी ज्यादा ईमानदार है। लोगों के कपड़े सिलता है, परंतु मजाल है कि बचा हुआ एक धागा भी अपने पास रख ले। मैं तो सोचता था कि आज के जमाने में ईमानदार लोग नहीं रहे, परंतु यहाँ पर तो एक से बढ़कर एक ईमानदार लोग हैं। ये बातें सोचते सोचते जब चंदन अपने घर पहुंचा तो घर में जाकर उसने देखा कि उसकी पत्नी घर पर मौजूद नहीं है और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। घर की ऐसी हालत देखकर और अपनी पत्नी को घर में ना पाकर चंदन बहुत ही घबरा गया और सोचने लगा, अरे, मेरे घर की ये हालत किसने की? और तुलसी कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने मुझे बाजार भेजा था। आखिर वो गई कहाँ? तुलसी! ये सब कुछ देखकर चंदन बहुत ही बेचैन हो रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने इधर उधर अपनी पत्नी को तलाश किया, लेकिन उसकी पत्नी कहीं ना मिली। फिर चंदन अपने पड़ोसी के पास गया और उससे पूछने लगा, सोमू, तूने मेरी पत्नी को कहीं देखा क्या? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। मैंने पूरा गांव छान मारा, लेकिन उसका कोई पता नहीं है। अरे चंदन, तेरे आने से थोड़ी देर पहले ही तेरी पत्नी 2 बड़े बड़े थैले अपने साथ लेकर कहीं जा रही थी। अब मैं ये तो नहीं जानता कि वो कहाँ पर गई है। सोमू की बात सुनकर चंदन घबरा गया। चंदन की ये हालत देखकर सोमू उससे बोला, आखिर बात क्या है चंदन? क्या तुलसी तुम्हें बताकर नहीं गई कि वो कहाँ गई है? अभी 1 महीने पहले ही तो तुम्हारी शादी हुई थी, तो फिर इतनी जल्दी तुम्हारी पत्नी अपने मैके कैसे चली गई? या फिर तुम दोनों का झगड़ा हो गया था, जिस वजह से वो नाराज होकर अपने मैके चली गई हो? वैसे बात जो भी हो, तू परेशान मत हो। ज्यादा से ज्यादा तुलसी अपने मैके ही गई होगी, 2-4 दिन में वापस लौट आएगी। तू परेशान मत हो। अगर वो कहीं गई है तो कम से कम मुझे बताकर तो जाती। और रही बात मैके जाने की, तो उसका तो कोई मैका ही नहीं है, और ना ही मेरा उससे कोई झगड़ा हुआ है कि वो मुझसे गुस्सा होकर कहीं चली जाती। वो तो मुझसे बिना पूछे खाना तक नहीं खाती थी। इसके बाद चंदन सोमू को अपने घर ले जाता है। जब सोमू ने चंदन के घर की हालत देखी, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, संदूक खुले पड़े हैं, बक्सों में जो कीमती सामान था, गहने जेवर सब गायब हैं। तब सोमू ने चंदन से पूछा, अरे चंदन, मुझे एक बात बता, तू तो कह रहा था कि तेरी पत्नी का कोई मैका नहीं है, तो फिर तेरी पत्नी तुझे कहाँ मिली थी? तुलसी मुझे जंगल में रोती हुई मिली थी। वो कह रही थी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं मरना चाहती हूँ। मुझे उस पर तरस आ गया, इसीलिए मैं उसे अपने घर ले आया। वो चाहती थी कि कोई ईमानदार और सच्चा सीधा आदमी मिल जाए तो वो उसके साथ जीवन बिता लेगी। बातों ही बातों में उसने मुझसे कहा कि मैं भी तुम्हारे जैसा सज्जन और ईमानदार पति चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मैं भी उसे पसंद करता था, इसीलिए मैंने उससे विवाह कर लिया। चंदन की बात सुनकर सोमू समझ गया कि माजरा क्या है। चंदन,
वो औरत विवाह का झूठा ढोंग करके तेरे को पागल बना गई। ना तो वो औरत चरित्रवान थी और ना ही वो तेरे से प्रेम करती थी। वो तो सिर्फ तुझे मूर्ख बना रही थी। दरअसल वो तुझे लूटने के लिए तेरी बनी थी। जब तक तू घर पर रहा तब तक उसे घर लूटने का कोई मौका नहीं मिला। जैसे ही तूने उसे अकेला छोड़ा वैसे ही मौका पाकर वो तुझे लूट कर ले गई। अवश्य ही वो औरत कोई ठगनी या कोई लुटेरी थी जो तुम्हारा सारा धन लूटकर तुम्हें मूर्ख बनाकर चली गई। मैं कैसे विश्वास करूं सोमू कि उसने मुझे धोखा दिया है। अभी 2 दिन पहले की बात है, जब वो सोकर उठी थी तो उसने मुझे बताया कि रात में उसने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में दरवाजे पर एक भिखारी भीख मांगने आया था। जब वो उसे भीख देने गई तो भीख देते समय उसकी उंगली भिखारी के हाथ से छू गई। इसीलिए वो कह रही थी कि आप इस उंगली को काट दीजिए क्योंकि ये गैर मर्द के हाथ से छू गई है। उसकी यह बात सुनकर मुझे लगा कि वो बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री है, तभी तो वो उंगली काटने की बात कह रही थी। मुझे क्या पता था कि वो धोखेबाज मुझे मूर्ख बना रही है और मेरे घर से मेरी धन दौलत लेकर फरार होना चाहती थी। चंदन की बेवकूफी और उस औरत की चतुराई सुनकर सोमू मन ही मन हंस रहा था और फिर सोमू दुख भरा मुंह बनाकर कहने लगा, चंदन, तू किस जमाने में जी रहा है? वो औरत तुझे मूर्ख बना रही थी, इसीलिए तो वो पतिव्रता होने का ढोंग कर रही थी। तू उसके माँ बाप को नहीं जानता, उसका गांव नहीं जानता। राह चलती औरत को घर उठाकर ले आया। तू उसके प्रेम में इतना अंधा हो गया कि तुझे उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। सोमू की बात सुनकर चंदन को इस बात का विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी है। चंदन बार बार यही सोच रहा था कि मैं तो अपनी पत्नी को बहुत ही ईमानदार और सच्ची औरत समझता था, लेकिन वो तो एक नंबर की धोखेबाज निकली। चंदन ये सोच ही रहा था कि तभी उसे उस दर्जी का ख्याल आया जिसे वो तुलसी के कपड़े सिलवाने के लिए देकर आया था। ईमानदार तो वो दर्जी भी बहुत था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दर्जी भी धोखेबाज हो? वो तो कहता था कि अपने पास कटे हुए कपड़े की एक कतरन भी नहीं रखता। मुझे तो उस दर्जी पर भी संदेह हो रहा है, चलकर देखना चाहिए। इतना सोच चंदन फौरन भागता हुआ उस दर्जी के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि दर्जी दुकान पर मौजूद नहीं है। फिर चंदन उस दर्जी के घर गया तो वहां कोई और ही मिला। चंदन उससे बोला, इस घर में एक दर्जी रहता था, वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। अरे कौन दर्जी? किस दर्जी की बात कर रहे हो? यहाँ कोई दर्जी नहीं रहता। पिछले 10 साल से मैं इस घर में रह रहा हूँ, फिर यहाँ दर्जी कहाँ से आ गया? मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। भाई, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे पूरा विश्वास है। मैं आज सुबह उस आदमी से यही मिला था और उसे अपनी पत्नी के कपड़े सिलवाने के लिए देकर गया था। क्या कहा? तुम आज सुबह उस आदमी से मिले थे? अरे वो मेरा नौकर था जिससे तुम मिले थे। वो लुटेरा धोखेबाज मुझे धोखा देकर चला गया। मैं कल किसी काम से बाहर गया था, उसके ऊपर अपना पूरा घर छोड़कर जब मैं घर आया तब तक वो मेरा सारा सामान समेटकर फरार हो चुका था। अभी 1 महीने पहले ही तो वो मेरे यहाँ नौकरी करने आया था। अभी तो मैंने उसकी तनख्वाह भी नहीं दी थी। अगर वो मुझे कभी मिल गया तो मैं उसकी खाल नोच लूंगा, उसका मुंह बिगाड़ दूंगा। मेरे जीवन भर की कमाई लूट कर ले गया। मकान मालिक की बात सुनकर चंदन को ये समझते देर न लगी कि उसकी पत्नी और दर्जी आपस में मिले हुए थे। फिर चंदन अपने घर की ओर चल देता है और खुद से कहता है, मैंने जिस पर भी भरोसा किया वो ही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। मेरी पत्नी इतना दिखावा करती थी कि मानो कोई देवी हो। वो भी मुझे सिर्फ लूटने के लिए आई थी। अब इस दुनिया में किस पर भरोसा किया जाए? ईमानदारी दिखाने वाला वो दर्जी भी मेरी पत्नी से मिला हुआ था। आज मेरी समझ में आ गया, हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती। उसके बाद चंदन फैसला करता है कि अब वो किसी के भी दिखावे में नहीं आएगा और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा। इस तरह चंदन अपने मूर्खता पर पछताते हुए अपने घर वापस आ गया। घर आकर चंदन को बार बार अपनी पत्नी की याद आ रही थी।
उसका सुंदर चेहरा उसके सामने आ जाता था। बेचारा अपनी पत्नी के झूठे प्रेम में आकर लुट चुका था। वो सोच रहा था, जिस पत्नी की मैंने गांव भर में प्रशंसा की, अब मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। जब लोगों को पता चलेगा कि मेरी पत्नी, जिसकी मैं तारीफ करते नहीं थकता था, वो मुझे लूट कर चली गई, तो गांव के सभी लोग मेरी मूर्खता पर हंसेंगे। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, रातों रात किसी दूसरे नगर में चला जाता हूं, वहीं कोई कामकाज करूंगा और फिर 2-3 साल में वापस लौट आऊंगा। तब तक तो लोग मेरी पत्नी के बारे में भूल चुके होंगे। रात के अंधेरे में चंदन ने अपने घर में ताला लगाया और किसी दूसरे नगर की तरफ चल पड़ा। दूसरे नगर में जाकर वो छोटे मोटे काम करने लगा। जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा था। वहाँ पर उसे कई लोग मिले, परंतु उसने कभी भी किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया। कहते हैं कि आदमी ठोकर खाने के बाद ही होश में आता है। ठोकरें भी जीवन में एक अच्छा सबक दे जाती हैं।